श्रोताओं, आज बात करेंगे जो महिला हैं और उनका जो हमारी न्यायपालिका है उनमें प्रतिनिधित्व है, क्योंकि आज एक विशेष दिन है और आज वुमेन जजेस डे, जिसको हम कहेंगे महिला न्यायाधीश दिवस, उसके तौर पे हम मना रहे हैं। और इस विषय पे बिल्कुल समग्रता से और हर एक पहलू को छूने के लिए आज हमारे साथ आए हैं नितिका भारद्वाज जी। आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुरुक्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिलहाल वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो नितिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे, क्योंकि आज महिला जजेस डे है और इसकी हम जितने भी भारत देश की सभी महिलाएं हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और इसी के साथ ही फिर ये बताइए हमें कि ये जो महिला जजेस डे है इसको आप कैसे समझा पाएंगे और इसका क्या महत्व है? मेरे विचार से किसी दिन को विशिष्ट दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का अर्थ यह है कि हम उस विशिष्ट वर्ग के महिला या पुरुष जिसके भी रिगार्डिंग वो दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसने जो इस अपने परिवार में या अपनी जॉब में या इस समाज में जो भी पार्टिसिपेट किया है उसको रिकॉग्निशन देना। जी। जब हम कोई दिवस को सेलिब्रेट करते हैं तो उस वर्ग विशेष के आंकड़ों का जो है हम एक विश्लेषण करते हैं, एक चर्चा होती है। हाँ। तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में अगर हम ये दावा करते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है तो वो आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट होता है। ठीक है। और अगर उन आंकड़ों में हमें कभी नेगेटिव दिखता है तो हमारे पास एक स्कोप होता है कि हम उसको कैसे रिकवर कर सकें। जब कोई डिबेट होती है तो हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताते हैं और शॉर्टकमिंग्स भी देखते हैं। जी। तो अगर शॉर्टकमिंग्स अगर 1% निकल के आती हैं तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास एक गुड चांस होता है कि इस दिशा में पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा सकें। जी। तो मेरे हिसाब से चाहे हमने जो 8 मार्च को महिला दिवस बनाया है या आज 10 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स जजेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। क्योंकि अब जब तक किसी टॉपिक पे चर्चा ही नहीं होगी और वो लाइमलाइट में नहीं आएगा तब उस पर जर्नली वो काम नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल रिकॉग्निशन दी जाए किसी। जी बिल्कुल। तो अब इस पे चर्चा हो रही है खूब, और जब चर्चा हो रही है तो इसमें यह है कि आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ जी। कहाँ महिलाओं को पा रहे हैं आप फिलहाल की परिस्थितियों में? क्योंकि अगर हम कानून की पढ़ाई की बात करें, विधि की पढ़ाई की बात करें, या आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम महिलाओं को देख रहे हैं तो उनमें हालांकि प्रगति हो रही है, जागरूकता आ रही है, लेकिन फ़िलहाल कहाँ पा रहे हैं? जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अभी कार्यरत हूँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। हाँ। तो मैं आपके मंच के माध्यम से श्रोताओं को यह अवगत कराना चाहूँगी कि न्यायपालिका में 3 स्तर हैं। जी। एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। हाँ। दूसरा स्तर है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। हाँ। तीसरा स्तर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में महिला और पुरुषों का अनुपात देखें, हाँ, तो वह लगभग 35% है। हाँ, जो कि गत वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। जी। अगर हम, जैसा कि सब श्रोतागण जानते हैं, इस समय भारत में 28 माननीय उच्च न्यायालय हैं। हाँ। जिसमें महिला न्यायमूर्तियों का प्रतिशत लगभग 11.7 से 14% तक है। ये एक सकारात्मक बात है। जी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस समय एक महिला न्यायमूर्ति आउट ऑफ 34 न्यायमूर्ति वर्किंग है। जी। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रतिशत है वह लगभग 3.5% है। जी। तो इन आंकड़ों से ये जो है आसानी से देखा जा सकता है कि जैसे जैसे न्यायपालिका में हायरार्की ऊपर जा रही है उसमें महिलाएं न्यायाधीशों का
जो अनुपात है वह घटता जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम जिला स्तर पर देखें तो गत वर्षों में इसमें एक पॉजिटिव वृद्धि हुई है। हम इस पर भी आएंगे और यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को बताया, और इसमें जब ग्रास रूट पे आप जब काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जिला न्यायालय से जुड़े हुए हैं, तो ज़रा हमें समझाएं कि भाई जब हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की, या फिर जुडिशरी से बाहर क्या मुद्दा उठाते हैं, जब हम कानून की पढ़ाई की बात करते हैं, महिलाएं कानून के क्षेत्र में हैं, वो विधि की पढ़ाई कर रही हैं, वो इसके बाद बार काउंसिल का एग्ज़ाम निकाल के प्रैक्टिस करने भी जा रही हैं, और भी कहीं पे कॉरपोरेट में जा रही है। लेकिन अक्सर ये ट्रेंड देखने में आता है कि एडवोकेट या फिर जुडिशरी को न प्रेफर करते हुए कई बार महिलाएं कॉरपोरेट वगैरह में चली जाती हैं और कुछ काम करने लगती हैं। तो इससे समाज के रुझान का क्या पता चलता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है अब हर एक स्फीयर में इट इज़ नॉट ओनली कि आप कानून में देखें, मेडिकल में देखें, आप पुलिस विभाग में देखें, चाहे आप जो है IAS IPS लेवल पर देखें, महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि हो रही है, जो कि एक समाज का दर्पण है कि ओब्वियसली ग्रास रूट लेवल से ही महिलाओं के प्रति उनके परिवार में या समाज में उनको पॉजिटिविटी प्रदान की जा रही है, यथासंभव उनको जो है सपोर्ट मिल रहा है जहाँ से मिल सकता है जी। लेकिन अगर हम इसकी, आपने जैसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि महिलाएं इस फील्ड में ना जाके वो कॉरपोरेट जॉब को क्यों प्रेफर करती हैं जी। अगर कोई कोर्ट में विजिट करे तो आप पाएंगे कि जब प्राइवेट प्रैक्टिस करनी होती है तो आपको जगह जगह, मतलब जितनी भी कोर्ट्स हैं, आपको सारी कोर्ट्स में जाना है, आपको क्लाइंट से प्राइवेट डीलिंग भी करनी है, आपको मतलब उनसे बातचीत करनी है, आपका ये जस्ट लाइक प्रोफेशन है। तो आपके पास जब क्लाइंट होगा तभी आपकी प्रैक्टिस चलेगी जी। तो उसके लिए आपको पब्लिक इंटरेक्शन करना पड़ेगा जी। लेकिन आप देखें अभी थोड़ा सा महिलाएं हिचकती हैं, अपना पब्लिक उनका कहें डोमेन इतना हाई नहीं है इन कंपैरिजन टू मेल्स जी। तो कॉरपोरेट लॉ में क्या है कि आप अपने कॉरपोरेट जो फर्म्स हैं उसमें आप जस्ट लाइक ऑफिस वर्क है कि आप बैक स्टेज काम करते हैं, आप प्लीडिंग्स तैयार करेंगे, आप मटेरियल बनाएंगे, आप जवाब देंगे, लेकिन आप पब्लिक में जाके अपीयरेंस अपनी नहीं देते। तो ये एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, ये व्यक्तिगत निर्णय है कि किसी को कॉरपोरेट जॉब पसंद है कि हम फुल टाइम AC में बैठे अपने सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहें, लेकिन अगर आप कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ भी एनवायरनमेंट अनसेफ नहीं है, इट इज़ टोटली सेफ। देयर इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन एडवोकेट इन ये जो जैसे बार में जी। तो मेरे हिसाब से ये व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत चॉइस है। हम इसको हमें ये पॉजिटिवली देखना चाहिए, नेगेटिविटी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत निर्णय होता है कि अपना प्रोफेशन किसको कहाँ आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। और जब आप बार काउंसिल की बात कर रहे हैं तो मैं पिछले सवाल पे दोबारा आके उसी में से कोई नई बात कर रहा हूँ कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं, हमने कहा कि भाई वो विधि की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो देश की कितनी भी यूनिवर्सिटी ले ले, उसमें LLB हो LLM हो, तो बराबर संख्या में महिलाएं वहाँ पे पढ़ने जा रही हैं, लेकिन बार काउंसिल में कम आ रही हैं, प्रैक्टिस के लिए कम आ रही हैं। लेकिन ज़रा आप समझाएं कि क्योंकि आप महिला जज हैं और आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है अभी फ़िलहाल, तो जब बार काउंसिल में महिलाएं होती हैं, जुडिशरी में महिलाएं होती हैं, वहाँ पे कंधे से कंधा मिला के साथ बैठती हैं और काम करती हैं वहाँ पे, तो क्या माहौल में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? क्या संवेदनशीलता बढ़ती है? प्रोफेशन में संवेदनशीलता का एक लिमिटेड दायरा है। अगर आप एक न्यायाधीश के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे तो संवेदनशीलता पे केसेस डिसाइड नहीं होते हैं जी। केस डिसाइड होता है जो आपके सामने मटेरियल उपलब्ध है जी। हाँ, ओब्वियसली कि जैसे अगर हम सेंसिटिव केसेस देखें, जैसे पॉक्सो के केसेस हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस हैं, या उसमें अगर ज़्यादातर अगर आपका विक्टिम महिला है, मतलब कि किशोर युवती है, तो वो कंफर्टेबल रहेगी अपनी बात बताने के लिए महिला को। जी। ठीक है।
तो इसी तरीके से बीएनएसएस जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें एक प्रोविज़न है कि अगर कोई महिला विक्टिम है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, जो कि पहले सीआरपीसी के धारा 164 में होता था, तो उसमें एक प्रोविज़न किया गया है कि प्रेफरेबली महिला जज के सामने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा। क्योंकि यह माना जाता है ना कि अगर आप अपनी बात अगर कोई लेडी विक्टिम है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस या एनी सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस, तो शी वुड बी मोर कंफर्टेबल इन डिस्क्लोजिंग हर प्लाइट इन फ्रंट ऑफ महिला। जी बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वर्क प्लेस पे बात करें, ओब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ लॉज। अब तो आपके जैसे अगर पॉश एक्ट आपका बना हुआ है, आपकी पॉश एक्ट पे वर्कशॉप्स होती हैं, जो डीएलएसए है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो जो वहाँ पे काम कर रहे महिला कर्मचारी हैं उनके लिए हर महीने एक वर्कशॉप रखी जाती है, जिसमें लेडी जो कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि अगर आप इस तरीके के किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं तो वो आप खुलकर जो है, क्योंकि वहाँ पर रिड्रेसल फोरम है जिसमें लेडीज़ का जो है आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो इस समय तो वर्क एनवायरनमेंट तो बहुत पॉजिटिव है। मैंने तो इस चीज़ में कोई नेगेटिविटी अभी तक अपने प्रोफेशन में नहीं देखी कि आप वुमेन हैं और आपको इसलिए पीछे खींचा जा रहा है। क्या बार काउंसिल की जब हम बात कर रहे हैं तो देश में कोई ऐसी बार काउंसिल है जहाँ पे महिलाओं की संख्या सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है अभी धीरे धीरे? ये तो सब जगह ही वृद्धि है, कहीं भी घट नहीं रहा है जी। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में मैंने आपको शुरुआत में बताया संख्या बढ़ी है गत वर्षों में। इसी तरीके से जो है बार काउंसिल हो, बार एसोसिएशन हो, सब जगह जो है महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, कहीं भी डिक्रीज आंकड़े नहीं है जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है। जी, आपने प्रोफेशन की बात की है और जब हम प्रोफेशन से ले रहे हैं तो क्योंकि आपको जुडिशरी में काफ़ी समय हो गया है, तो एक महिला जज होने के नाते महिलाएं अपने आप को कैसे संभालती हैं, एक बैलेंस कैसे बना के चलती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी जो व्यक्तिगत ज़िंदगी, अपने व्यक्तिगत निर्णय हैं उनमें? अगर आप देखें कि चाहे आपका अपनी रोज़ाना की दिनचर्या हो या आप जिस रोज़गार में हो, उतार चढ़ाव तो जीवन का एक पहलू है जी। कि आपके पॉजिटिव नोट्स भी होंगे ज़िंदगी में या आपके रोज़गार में, और नेगेटिव नोट्स भी होंगे। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के ऊपर दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो जॉब भी करती हैं जी। और इसी कारण उन पर अधिक दबाव होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप जॉब भी करते हैं और आपको परिवार भी संभालना है, तो आपको पारिवारिक तथा पेशेवर दायित्वों में संतुलन बनाने के लिए अपनी प्राथमिकता को निर्धारण करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, कब आपको किस इशू को रिजॉल्व करना है। जी। इसके लिए आपको वर्क प्लेस पर जब स्टाफ है उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और ओब्वियसली घर में आपके पार्टनर का और बाकी परिवार के सदस्यों का अगर पॉजिटिव सपोर्ट है तो ओब्वियसली आप किसी भी पॉइंट को ओवरकम कर सकते हैं। जी। तो एक महिला जज होने के नाते दो बातें हैं इसमें, एक वाइस वर्सा सवाल होगा ये जी कि समाज का एक महिला जज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो महिला जज है और वो सामने जो समाज देख रहे हैं, फिलहाल तो हमारा जो समाज है पेट्राइकल सोसाइटी में डिवाइड है, वो पहले तो यही समझाइए कि क्या प्रभाव पड़ता है। सामने एक महिला जज है, वो कैसे देख रही है, वो निर्णय ले रही है और अपनी बातें डिक्टेट कर रही है लोगों को, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, किसी भी उच्च पद पर अगर महिला आसीन है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा, क्योंकि किसी भी समाज के उत्थान के लिए महिला और पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी जरूरी है। अगर बराबर की भागीदारी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रोग्रेसिव हैं। जी। और दूसरी बात फिर इसी में है कि भाई महिला जज पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात का, क्योंकि वो समाज से निकल के आई है, उस समाज में रह रही है, और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि उच्च स्तर पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय में जो जजेज की संख्या है वो 34 जजेज में से एक है। जी। तो
इस स्तर पर जब हम रहते हैं और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन कम रहता है, तो खुद महिला जज पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उसके मोरालिटी पे प्रभाव पड़ता है, या फिर ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हम इस दौड़ में हैं तो आगे लेकिन कम संख्या में हैं? देखिए, मेरे लिए तो ये पॉजिटिव ही है दैट आई मेड अ चॉइस टू बी पार्ट ऑफ लॉ स्टूडेंट। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एंट्री जी लेना ही एक अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, जी और उस दायित्व का निर्वहन करना ही मेरे लिए एक पॉजिटिविटी है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे ये देखना कि हायरार्की में महिला जजेस का रिप्रेजेंटेशन कम है तो क्या उससे मेरा मोरल डाउन होगा, तो मैं कहूँ मेरा आंसर है नहीं। जी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गत वर्षों में जो है महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो निचले लेवल से ही प्रमोट हो के जो है महिलाएं ऊपर तक जाएंगी, तो धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन ऊपर भी बढ़ेगा। जी तो मेरे लिए तो अगर आप मेरे लेंस से देखें तो मेरे लिए तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, इसमें कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। और आगे ये सकारात्मकता की और भी जाएगा भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, आजकल ये है कि भाई जो महिलाएं हैं उनको हाउसवाइफ की जगह हाउस मेकर भी कहा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर जो लड़कियां कानून की पढ़ाई कर रही हैं फिलहाल, जी। या फिर कुछ अपने सपने बना रही हैं वो कि मुझे आगे एडवोकेट बनना है, जज बनना है, जी। या फिर मुझे कानून की पढ़ाई करके कुछ और ऐसा करना है जो यूनिक हो, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि जो भी लड़की पढ़ रहे हैं, जो भी युवती महिलाएं पढ़ रही हैं, चाहे वो विधि की पढ़ाई कर रही हो या कोई भी पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। और आपने अपना जो टारगेट लगा रखा है, अगर आप उसको अचीव करने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे तो आप अपने उद्देश्य की पूर्ति ज़रूर करेंगे। तो लॉ में आपका भविष्य, लॉ फील्ड में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। चाहे आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करें, चाहे आप न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित हों, या आप कॉरपोरेट लॉ में जाएं, या आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। तो मेरे हिसाब से तो जितने वेन्यूज़ लॉ प्रोफेशन में ओपन हैं उतना किसी और प्रोफेशन में, क्योंकि मैंने ये खुद ऑप्ट किया है, तो मेरे को तो इसमें पॉजिटिविटी ही दिखती है। जी, एक बात व्यक्तिगत तौर पे बताइए कि जब आप जुडिशरी में काम कर रहे हो, न्यायाधीश के तौर पर आपने जब काम किया है, कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आपको ये लगा हो, कोई ऐसी परिस्थिति आई है कि जो आपको बहुत यूनिक लगी हो, और जब आपने जहन में कभी ये मान लिया हो कि हाँ अब मैं यूनिक हूँ और यहाँ पे इस परिस्थिति में मेरा होना, या फिर एक महिला का होना, मेरा होना मतलब एक महिला का होना यहाँ पे कारगर साबित हुआ है, एक सकारात्मक साबित हुआ है? मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराना चाहूँगी कि पूरे भारत में ना एक सबसे पहले मोबाइल कोर्ट का कंसेप्ट आया था हरियाणा में। जी। तो मोबाइल कोर्ट का मतलब क्या था कि न्याय सबके द्वार। तो वो वैन में ना जुडिशियल ऑफिसर जाया करता था, वैन, बस या कार में। तो हाँ। एक जैसे गांव निर्धारित होते थे, तो ये नूह डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था सबसे पहले। हाँ। हरियाणा के। ठीक है, ठीक है। तो वो मोबाइल कोर्ट का कंसेप्ट वहाँ था। जी। तो मेरी जब पोस्टिंग हुई तो मैं भी पार्ट थी मोबाइल कोर्ट का। अच्छा। ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए डेली 80 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती थी। अच्छा। और क्योंकि वो मोबाइल कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर था,